Hello students, welcome to the YouTube channel of Legalite Academy. So today's video is going to be very important for every CLAT and ALET aspirants क्योंकि आज की वीडियो में we are going to discuss legal awareness from the month of June till December. तो जून से लेकर दिसंबर तक जो भी हमारे important case laws रहे हैं उन सबको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है. So the first case is अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. अब अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस आपने काफी बार न्यूज में सुना होगा. अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में क्या होता है, देयर वाज अ पर्सन अमलेश कुमार हु वाज, जिन पे चार्जेस लगे होते हैं डाउरी के, क्रूअलिटी के, बाय हिज वाइफ. तो इन सब चार्जेस के अंडर अमलेश कुमार होते हैं हमारे पटना हाई कोर्ट में. अब पटना हाई कोर्ट बेल देने वाली होती है. पटना हाई कोर्ट अमलेश कुमार को बेल ग्रांट करने वाली होती है, लेकिन बेल ग्रांट करने से पहले पुलिस ऑफिसर बोलते हैं कि हमें और एविडेंस चाहिए अमलेश कुमार के अगेंस्ट. तो आप पटना हाई कोर्ट को ये बोलते हैं कि आप इनको बेल मत ग्रांट करो क्योंकि अभी हमें और एविडेंस चाहिए इनके खिलाफ. और एविडेंस को कैसे हम कलेक्ट करेंगे, तो हम इनका नार्को एनालिसिस करवाना चाहते हैं. तो यहाँ पे ये सिचुएशन है, इन पे कुछ चार्जेस लगे हैं, इनको बेल मिलने वाली है, पुलिस वालों ने बोला हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो अभी आप इनको बेल ग्रांट मत करो. नाउ नेक्स्ट अब देखते हैं कि नार्को एनालिसिस होता क्या है. नार्को एनालिसिस यहाँ पे एक टेस्ट होता है जहाँ पे आपको एक ड्रग दिया जाता है, एक सब्सटेंस दिया जाता है कॉल्ड एज सोडियम पेंटोथल. सोडियम पेंटोथल जैसे ही आपको दिया जाता है इट इज कॉल्ड एज अ ट्रुथ सीरम. अब इसमें आप जैसे ये ड्रग आपकी बॉडी में जाएगा आप एक सेमी कॉन्शियस स्टेट में चले जाते हो. जैसे ही आप सेमी कॉन्शियस स्टेट में चले गए आपसे जो भी सवाल पूछे जाएंगे ये हम मानकर चलते हैं कि आप उनका एक्यूरेट आंसर करोगे, क्योंकि झूठ आप जब बोलते हो जब मेंटली आप उसको प्रॉपर कैलकुलेट करते हो. अगर आप मेंटली ही सेमी कॉन्शियस स्टेट में हो तो ये मान के चलते हैं कि जो भी आप बोलोगे वो आप सच ही बोल रहे हो, ठीक है. सो ये है आपका नार्को एनालिसिस टेस्ट. नाउ नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि क्या इसमें और चीजें एडेड है. नार्को एनालिसिस पे जो आपकी एक लैंडमार्क जजमेंट आई थी वो थी ईयर 2010 में, दैट वाज सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका. सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में इन्होंने बोला कि जब हम किसी अक्यूज्ड का नार्को एनालिसिस कर रहे हैं तो उसकी कंसेंट बहुत ज़रूरी है. अगर अक्यूज्ड की कंसेंट प्रेजेंट नहीं है तो ये हिंदन होगा उसके आर्टिकल 20 क्लॉज 3 एंड आर्टिकल 21 का. आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. ये आर्टिकल 21 में ही आपके पास एक राइट टू प्रिवेसी होता है. अगर मेरी कंसेंट के बिना मेरा नार्को एनालिसिस किया जा रहा है तो ये मेरी मेंटल प्रिवेसी के खिलाफ है. दूसरी चीज आर्टिकल 20 क्लॉज 3 राइट देता है आपको राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि अगर अक्यूज को कभी भी फोर्स नहीं किया जा सकता अपना क्राइम कबूल करने के लिए. सपोज समवन किसी पे चार्जेस लगे मर्डर के, तो पुलिस या कोई भी पर्सन उसको ये नहीं बोल सकता, फोर्स नहीं कर सकता कि आप बोलो आपने मर्डर किया है. और अगर अक्यूज कोर्ट में ये स्टेटमेंट भी बोलता है कि हाँ मैंने ही मर्डर किया है, तो ये स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती, क्योंकि हमारे पास राइट होता है अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन. कोई भी ऐसा एविडेंस, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो हमारे अगेंस्ट हो सकती है, हमें कोई नहीं फोर्स कर सकता ऐसी स्टेटमेंट बोलने के लिए. तो सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में बोला कि आपकी कंसेंट जरूरी है. अगर आपकी कंसेंट नहीं है तो ये आर्टिकल 21 और 20 क्लॉज 3 के अगेंस्ट हो जाएगा, ठीक है. तो कंसेंट प्रेजेंट होनी चाहिए अक्यूज्ड की बिफोर द मैजिस्ट्रेट. एडवोकेट मस्ट बी प्रेजेंट. कंडक्टेड ये जो यहाँ पे नार्को एनालिसिस है वो कोई इंडिपेंडेंट बॉडी कंडक्ट करेगी. और अगर वो विदाउट कंसेंट हुआ, अगर अक्यूज मना कर रहा है फिर भी जबरदस्ती नार्को एनालिसिस करोगे तो ये उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अगेंस्ट हो जाता है, उसके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो जाता है. नाउ इस केस में दो क्वेश्चन आया कोर्ट के पास. पहला कि नार्को एनालिसिस टेस्ट को अलाउ करना, यहाँ पे जब हम उसको उसकी बेल डिनाई कर देते हैं, ठीक है, बेल रोक देते हैं और बोलते हैं कि पहले इसका नार्को एनालिसिस कराएंगे, दिस वाज रॉन्ग, ठीक है. द कोर्ट सेड कि बेल रोक देना कि नहीं पहले इसका नार्को एनालिसिस कराओ, दिस वाज रॉन्ग. दूसरा क्वेश्चन ये है, कैन अक्यूज क्लेम नार्को एनालिसिस एज अ राइट. क्या अक्यूज बोल सकता है कि आप मेरा नार्को एनालिसिस करो एज माय डिफेंस, ठीक है. सपोज किसी पे
मर्डर के चार्जेस लगे हैं और अक्यूज बोलता है कि सर आप मेरा नार्को एनालिसिस कर लो, ठीक है, आपको उससे पता चल जाएगा कि मैंने मर्डर नहीं किया। तो जनरली हम अक्यूज का नार्को एनालिसिस करते हैं उसका गिल्ट प्रूफ करने के लिए। यहाँ पे ऑपोजिट है कि क्या कोई खुद का नार्को एनालिसिस करवा सकता है अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए? सो आंसर इज यस, ठीक है, कोई पर्सन यहाँ पे नार्को एनालिसिस करवा सकता है अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए। बट ये जो राइट है आपका नार्को एनालिसिस का, दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। मैं खुद से अपना नार्को एनालिसिस करवा सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ कोर्ट को कि आई एम एन इनोसेंट, आप मेरा नार्को एनालिसिस कर लो, आई हैव अ राइट, बट दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। ये जो राइट है ये कोर्ट की डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है, कोर्ट चाहे तो अलाउ कर सकता है, कोर्ट चाहे तो डिनाई कर सकता है, ठीक है। So this was all about the test of narco analysis. नार्को एनालिसिस आपने देखा होगा आरुषि तलवार मर्डर केस में भी नार्को एनालिसिस कंडक्ट किया गया था। ओके, नेक्स्ट केस जिसकी अभी रीसेंट जजमेंट भी आई है, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। तो ये केस आपने देखा होगा बहुत चल रहा है। अब इस केस में प्रॉब्लम क्या है, पहले हम बेसिक समझते हैं, फिर उसके बाद इस केस को इन डेप्थ देखेंगे। सबसे पहले बिल एक्ट कब बनता है? लॉज बनाने की पावर किसके पास होती है? या तो पार्लियामेंट के पास या फिर स्टेट लेजिस्लेचर। अब पार्लियामेंट बिल बनाएगा तो प्रेसिडेंट उसको क्या करेंगे, अपनी एसेंट देंगे, साइन करेंगे, तभी वो एक्ट बनेगा। स्टेट लेजिस्लेचर बिल बनाएगा तो कौन अपनी एसेंट देते हैं? गवर्नर एसेंट देते हैं। तो सेंट्रल लेवल पे, पार्लियामेंट्री लेवल पे प्रेसिडेंट और स्टेट लेवल पे गवर्नर। अब जैसे ही मान लो स्टेट लेजिस्लेचर कोई बिल पास करता है, स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई बिल अगर पास किया तो गवर्नर के पास कुछ ऑप्शंस होते हैं अंडर आर्टिकल 200। पहला ऑप्शन है गवर्नर उसको एसेंट दे रहे हैं अपनी, एक ऑप्शन है कि वो उस एसेंट को विदहोल्ड कर लेते हैं, ठीक है, और एक ऑप्शन है कि वो क्या करेंगे, उस बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर देंगे, ठीक है। ईदर द गवर्नर कैन पास द बिल, कैन विदहोल्ड हिज एसेंट, या फिर वो उस बिल को रिजर्व कर सकते हैं फॉर द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 201। तो आर्टिकल 200 में गवर्नर के पास बिल जा रहा है, या तो वो पास कर दे, रोक दे, या फिर वो इस बिल को आर्टिकल 201 में प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दे कि आप अपनी एसेंट इस बिल पे दोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर। नाउ जब हम इस बिल में टाइमलाइन की बात करते हैं तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन तमिलनाडु रिगार्डिंग दिस केस। तो सबसे पहले 12 बिल्स थे जो स्टेट लेजिस्लेचर ने वहाँ पे पास कर दिए थे, वो चांसलर्स के लिए थे कि हम यूनिवर्सिटीज़ में अपॉइंटमेंट जो कर रहे हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में चांसलर्स का, इट वाज पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तमिलनाडु के स्टेट लेजिस्लेचर ने ये बिल पास कर दिए। अब स्टेट लेजिस्लेचर ने ये जो 12 बिल्स थे, इन बिल्स को भेजा गवर्नर के पास, ठीक है, आप इसको एसेंट दो या विदहोल्ड करो। गवर्नर ने ये बिल करे हुए थे विदहोल्ड। लेटर ऑन स्टेट लेजिस्लेचर ने सुप्रीम कोर्ट से बोला कि हमारे जो गवर्नर है, हमने बिल पास कर दिए बट उन्होंने बहुत टाइम से, इनडेफिनेट पीरियड से उन बिल्स को विदहोल्ड किया हुआ है। अब गवर्नर क्या स्टेप लेते हैं, इन 12 में से 2 बिल्स को गवर्नर ने भेज दिया प्रेसिडेंट के पास, उनके लिए रिजर्व कर दिए 2 बिल्स, और 10 बिल गवर्नर ने वापस स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेज दिए, ठीक है। जो 12 बिल थे उनमें से 2 प्रेसिडेंट के पास गए, 2 पहुंचे स्टेट लेजिस्लेचर के पास। अब स्टेट लेजिस्लेचर ने दोबारा से इन बिल्स को रिवाइज किया और दोबारा से स्टेट लेजिस्लेचर ने सारे बिल्स को गवर्नर के पास भेजा। अब गवर्नर के पास ये 10 बिल जैसे ही आते हैं, गवर्नर इन 10 के 10 बिल को फिर से प्रेसिडेंट के पास रिजर्व कर देते हैं। तो जो 12 बिल स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किए, उन 12 के 12 बिल्स को गवर्नर रिजर्व करवा देते हैं प्रेसिडेंट के पास। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, इस चीज से परेशान होके स्टेट लेजिस्लेचर जो है इस चीज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता है। अब जब ये चीज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होती है तो ये कुछ बातें सुप्रीम कोर्ट कहता है। पहला कि ये जो गवर्नर का डिले है, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दूसरा, ये जो 10 बिल आपने इतने टाइम से रिजर्व किए हुए हैं, हम इसको डीम्ड मान के चलेंगे कि ये पास हो गए हैं। और टाइमलाइन दी उन्होंने गवर्नर के एक्शंस के लिए। पहला, जब गवर्नर के पास बिल आया, गवर्नर ने लेजिस्लेचर के पास बिल भेजा और लेजिस्लेचर ने दोबारा गवर्नर के पास बिल भेजा है, तो गवर्नर के पास 1 महीने है उस बिल पे रिएक्ट करने के लिए। दूसरा, जब गवर्नर कोई बिल रिजर्व कर रहे हैं यहाँ पे, विद होल्डिंग और रिजर्विंग एनी बिल विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो उनके पास 1 महीना है वहां पर रिएक्ट करने के लिए।
जब गवर्नर कोई बिल को रिजर्व कर रहे हैं या अपनी एसेंट को विद होल्ड कर रहे हैं विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो उनके पास 3 महीने का टाइम पीरियड है। तो ये कुछ टाइम पीरियड दिए थे कोर्ट ने कि इतना टाइम गवर्नर के पास है उन बिल्स पे रिएक्ट करने के लिए। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। रिसेंटली इसी केस पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है। नाउ इन दिस जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट सेड कि ये जो टाइमलाइंस इंपोज की गई है 1 मंथ की, 3 मंथ्स की, ये टाइमलाइन कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ये जितनी भी टाइमलाइंस है दे आर नॉट जुडिशियली इम्पोज। आप प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर दोनों पर कोई भी टाइमलाइंस फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो टाइमलाइंस है ये फिक्स नहीं होगी। दूसरा, कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि आर्टिकल 200 एंड 201 में कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है। ये जो फेज होता है एज सून एज पॉसिबल, इट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज स्ट्रिक्ट और एनफोर्सेबल डेडलाइन। एज सून एज पॉसिबल का ये मतलब नहीं है कि आप 1 मंथ या 3 मंथ का टाइम पीरियड लगा दोगे गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट के ऊपर। नेक्स्ट, हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर कोई भी ऐसा एक्शन जहाँ पे बहुत टाइम तक वो पॉकेट वीटो यूज कर रहे हैं, बहुत टाइम तक उन्होंने बिल रिजर्व किया हुआ है, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो उस केस में जुडिशरी उस चीज को रिव्यू कर सकती है। जुडिशरी के पास वहां पर पावर है जुडिशियल रिव्यू की। तो बहुत कोई बिल ऐसे अटका हुआ है, बहुत टाइम से उस पर कोई रिएक्शन नहीं है, तो जुडिशरी वहां पर जुडिशियल रिव्यू कर सकती है और कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है। अब यहाँ पे देखना मे प्रोविजन है, शैल नहीं है। कोर्ट मे डायरेक्ट द गवर्नर टू एक्ट बट विदाउट इम्पोजिंग अ डेडलाइन और एग्जामिनिंग द मेरिट्स ऑफ द डिसीजन। यहाँ पर भी हम गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि आप गवर्नर को बोल सकते हैं कि आप रिएक्ट करो, बट कोई डेडलाइन फिक्स हम उन पर फिर से नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ये जो डीम्ड एसेंट थी कि इतने टाइम से ये बिल अटका हुआ है तो हम इसको मान के चलेंगे कि इसको एसेंट मिल गई है, दिस वॉज सेड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि ये डीम्ड एसेंट जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये आर्टिकल 142 को यूज करके अगर आप, इट इज इम्परमिजिएबल, आप इसको परमिट नहीं कर सकते। इट वुड लेट द जुडिशरी रिप्लेस द गवर्नर और प्रेसिडेंट एंड वायलेट द सेपरेशन ऑफ पावर्स। अगर हम कोई बिल जो इतने टाइम से अटका हुआ है उसको डीम्ड मान लेंगे कि इसमें डीम्ड एसेंट मिल चुकी है, तो वहां पर गवर्नर और प्रेसिडेंट का तो कोई काम ही नहीं रह जाएगा, which will disrupt the doctrine of separation of powers. So this was all about the recent judgment in the Tamil Nadu case. Okay. Next, आपने एक और लैंडमार्क जजमेंट देखा होगा recent, that is बालास्वामी, द बालास्वामी केस, द बालास्वामी जजमेंट। अब ये केस बात करता है आर्बिट्रल अवार्ड के बारे में कि क्या कोर्ट्स के पास पावर होती है आर्बिट्रल अवार्ड को एडिट करने की, आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई करने की या नहीं। आर्बिट्रल अवार्ड होता क्या है, तो आर्बिट्रेशन इज अ फॉर्म ऑफ ADR। ADR इज ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अपनी डिस्प्यूट को अलग तरीके से कोर्ट में ना जाकर किसी और तरीके से सॉल्व करने को बोलते हैं ADR। ADR अलग अलग होती है, आर्बिट्रेशन होती है, मीडिएशन, कंसिलिएशन, लोक अदालत। तो आपके पास अलग अलग तरीके हैं जहां पर आप डायरेक्टली कोर्ट में ना जाके अपनी डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हो। ये ADR में जो 2 पार्टीज होती है, यू कैन सी पार्टी 1, पार्टी 2, और बीच में एक आर्बिट्रेटर बैठा होता है। आर्बिट्रेटर दोनों पार्टीज को सुनकर एक डिसीजन देता है। ये जो डिसीजन आर्बिट्रेटर देता है, इसी डिसीजन को बोलते हैं आर्बिट्रल अवार्ड। ये आर्बिट्रल अवार्ड फाइनल होता है, एनफोर्सेबल होता है पार्टीज पे और लीगली बाइंडिंग होता है। दोनों पार्टीज को इस आर्बिट्रल अवार्ड को मानना पड़ेगा। ये आर्बिट्रेशन मेंशन कहाँ पे है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। कैसा प्रोसेस है ये, स्पीडी है, फाइनल है, एनफोर्सेबल है, बाइंडिंग है। इसीलिए जो आपकी कॉम्प्लेक्स कमर्शियल डिस्प्यूट्स होती है उनमें सबसे ज्यादा हम लोग आर्बिट्रेशन ही करते हैं। नेक्स्ट, कुछ हमारे पास ग्राउंड्स होते हैं जिसमें हम आर्बिट्रेशन को चैलेंज कर सकते हैं। अब देखो, बिफोर दिस जजमेंट, इस जजमेंट के आने से पहले कोर्ट के पास बस 2 पावर होती थी। या तो जो आर्बिट्रल अवार्ड आया है वो उस पूरे अवार्ड को सेट असाइड कर दे, कैंसिल कर दे, या फिर वो वापस से उस अवार्ड को ट्रिब्यूनल के पास भेज दें कि आप या तो ये प्रोसेस शुरू से स्टार्ट करो या फिर पूरी प्रोसेस को हम कैंसिल कर देंगे। तो बिफोर दिस जजमेंट कोर्ट के पास ये पावर्स थी। कुछ चीजें जो इनके आर्बिट्रेशन के रिगार्डिंग जाननी जरूरी है। पहला, सेक्शन 5 कहता है कि आर्बिट्रेशन की प्रोसेस में कोर्ट्स इंटरवीन नहीं कर सकती। सेक्शन 33 आपको कह रहा है कि ट्राइब्यूनल अगर कोई एरर्स होते हैं, जैसे कोई क्लरिकल एरर्स हो गया, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई,
तो वहां पर ट्राइब्यूनल्स इन चीजों को फिक्स कर सकती है, लेकिन कितने डेज में? टाइम पीरियड होता है 30 डेज के अंदर अंदर। सेक्शन 34 यहाँ पे आपको ग्राउंड्स देता है कि किस बेसिस पे कोर्ट आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड कर सकती है, और सेक्शन 4 कह रहा है कि आप कैसे इन अवार्ड्स को अपील कर सकते हो। नेक्स्ट टाइमलाइन देखते हैं बालास्वामी जजमेंट पे। गायत्री बालास्वामी जो होती है, सेक्सुअल हैरेसमेंट के काफ़ी उन्होंने केसेस किए होते हैं, जिसके चलते सामने वाला जो वर्क प्लेस वाले होते हैं वो उनको टर्मिनेट कर देते हैं। अब इस चीज़ से परेशान होके वो 2006 में आर्बिट्रेशन शुरू करती हैं। आर्बिट्रेशन में उनको आर्बिट्रल अवार्ड मिलता है, जिसमें उनको कॉम्पनसेशन मिलती है 2 CR की। अब यहाँ पे जब वो ये आर्बिट्रेशन कंप्लीट हो जाती है, तो गायत्री बालास्वामी का कहना है कि बहुत सारे ऐसे क्लेम्स होते हैं जो अच्छे से आर्बिट्रेशन में उनके सेटल नहीं हुए होते हैं। तो इस चीज़ को चैलेंज करते हुए इस आर्बिट्रेशन अवार्ड को वो चैलेंज करती है, और 2014 में मद्रास हाई कोर्ट उनको 2 CR के साथ साथ 1.6 CR की एडिशनल कॉम्पनसेशन देता है। अब लेटर ऑन इसके अगेंस्ट अपील फाइल की जाती है, जो सिंगल बेंच सुनता है, डिवीजन बेंच सुनता है। वहां पर इस अपील को चैलेंज करके ये बोला जाता है कि 1.6 CR की कॉम्पनसेशन बहुत ज़्यादा है, हम लोग इनको 50,000 की कॉम्पनसेशन देंगे, कि 2 CR जो आर्बिट्रल अवार्ड में मिली थी उसके साथ साथ इनको 50,000 की एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन मिलेगी। अब ये चीज़ फिर इसमें काफ़ी सारी कॉन्फ्लिक्ट आती है, तो ये मैटर जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 136, दैट इज स्पेशल लीव पिटिशन। SLP हम जब फाइल करते हैं जहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होता है, कोई एरर होता है, या फिर कोई मिस्टेक या फिर कोई फैक्चुअल एरर होता है, तो जब भी क्वेश्चन ऑफ लॉ आता है तो यहाँ पे हम SLP फाइल करते हैं। SLP जब फाइल हुई तो लेटर ऑन इस केस को 5 जज बेंच सुनती है। 5 जज बेंच ने इस केस को सुना, और इस केस को सुनने के बाद कोर्ट ने एक बहुत स्पेसिफिक चीजें बोली। पहला, कोर्ट के पास ये क्वेश्चन आया कि क्या हम सेक्शन 34 और 37 के अंडर किसी आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं। सो इसमें 4:1 रेशो में ये डिसीजन आता है। पहला ये कहता है सेवरेबल इनवैलिड पार्ट्स। दिस सेड कि सपोज कोई आर्बिट्रल अवार्ड है जिसमें कुछ जो पार्ट हैं वो वैलिड है और कुछ जो पार्ट हैं वो गलत है, ठीक है। अगर इस वैलिड पार्ट को हम गलत पार्ट से सेपरेट कर सकते हैं, ये आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी पढ़ा होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, अगर आप इनवैलिड पार्ट को वैलिड पार्ट से अलग कर सकते हो तो वैलिड पार्ट जो होगा आर्बिट्रल अवार्ड का वो बिल्कुल एनफोर्सेबल होगा और इनवैलिड को कोर्ट हटा सकती है। दूसरा, अगर कोई क्लरिकल एरर्स हैं तो यहाँ पे भी कोर्ट इंटरवीन कर सकती है। अगर पार्टीज के इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में कोई मिस्टेक है या कैलकुलेट नहीं हुए तो भी कोर्ट इंटरवीन कर सकती है। और अगर कोई भी यहाँ पे मैटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सपोज आर्टिकल 142 जहाँ पे कोर्ट को इंटरवीन करना होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है दैट फॉर कंप्लीट जस्टिस दे हैव टू डू दिस, तो यहाँ पे हम आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज में क्या आती है, आर्बिट्रेशन जब हमने पढ़ा तो आर्बिट्रल अवार्ड इस जजमेंट से पहले, बिफोर दिस जजमेंट, आर्बिट्रल अवार्ड को कोई भी कोर्ट मॉडिफाई नहीं कर सकता, या तो कैंसिल करेंगे या प्रोसीडिंग दोबारा स्टार्ट करेंगे। बट आफ्टर दिस जजमेंट कोर्ट एक लिमिटेड लेवल तक इस आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई दिस जजमेंट वाज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। ऑलराइट, सो till now we have covered major important judgments, major important legal CA from the month of June to December. So I hope this video was helpful for you, and thank you for watching.